क्लास करते हैं स्टार्ट। आज की ये टॉपिक है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ से जो अंडरलाइनिंग है वो आपको करनी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक बहुत आसान इसका जो टॉपिक है, और इसमें जो चीज बताई थी वो ये थी कि किस तरीके से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। ये तो सभी को पता ही है कि पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। अगर मैं बात करूं इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है स्कैंडियम की, तो देखो पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी हर केस में क्या है, कम है। और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी हर केस में क्या है, उससे थोड़ी ज्यादा है। ठीक है। और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी उससे भी ज्यादा है। ये बात सभी को पता होगी। अच्छा, सबसे ज्यादा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? जिंक की होती है। ये जिंक में अगर मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करूं, देखो जिंक ये है आपका 3d10 4s2। उम्मीद है सभी को इसकी याद पड़ गई होगी। तो पीछे से दो इलेक्ट्रॉन, पहले तो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकल गए। अब मैं कहूँ तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालो, तो यार कैसे निकाल दोगे तीसरा इलेक्ट्रॉन? तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d से। ठीक है। 3d10 हाईली स्टेबल है, तो इसका तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। 3829 किलोजूल पर मोल की आयनाइजेशन एंथैल्पी लगती है तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में। किसमें? जिंक में। और कहाँ कहाँ पे ये काम बहुत मुश्किल है? तो भाई एक यहाँ भी ये काम, मैं रिप्रेजेंटेशन भी आपको दिखा दूं। इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक 3 पॉजिटिव स्लैश जिंक 2 पॉजिटिव। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन तो निकला हुआ था, अब उसको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। ठीक है ना। अच्छा, इसका क्या मतलब है? M2 पॉजिटिव स्लैश M का, इसका मतलब है आपको किसी एक पर्टिकुलर मेटल में से दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ठीक है ना। यहाँ दो ऑलरेडी निकले हुए हैं, अब तीसरा निकालना है। और देखो और कितना मुश्किल है, और कहाँ कहाँ पे, ये देखो कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर सिंगल पॉजिटिव। समझो इसको, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉपर सिंगल पॉजिटिव जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है आपकी 3d10, यू नो वेरी वेल। अच्छा, अब मैं कह रहा हूँ आपसे कॉपर 2 पॉजिटिव करके दिखाओ, तो यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो मुश्किल होगा। यानी आपको D10 में से कितने करने हैं? यहाँ से D9 करने हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो मुश्किल है। और आयरन के केस का केस भी बड़ा कमाल का है। ये 3 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है। ठीक है। तो यहाँ आयरन 2 पॉजिटिव है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? यू नो वेरी वेल, 3d6 4s2 होती है। पीछे से दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, अब एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है, यानी अब आपको 3 पॉजिटिव बनाना है। तो एक इलेक्ट्रॉन और निकालोगे यहाँ से, तो आपको यहाँ D6 से क्या करना है? D5 करना है। तो ये क्या आसान है? यस, ये आसान है। ठीक है ना, क्योंकि वो D चाहता है कि उसका एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए और वो D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। तो यहाँ पर ये इजी है। ठीक है, ये इजी है, इस पे ग्रीन कलर करता हूँ मैं, और जो मुश्किल है उस पे मैं व्हाइट कलर। ये काम मुश्किल है। ठीक है ना, ये काम मुश्किल है। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन अब आने वाले हैं, आज की क्लास में आ जाएंगे, बस इससे यूज टू हो जाओ आप। तो हमने जो चीज रीड की वो ये, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है, पहली जो होती है कम होती है, दूसरी ज्यादा होती है, तीसरी और भी ज्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो अंडरलाइनिंग है आपको करनी है, बड़ी जनरल सी और सिंपल सिंपल सी बातें हैं, कोई ज्यादा बड़ी है नहीं। Magnitude of increase in second and third ionization enthalpy for the successive element is general is much higher। ये तो बात हमें पहले ही पता थी कि थर्ड और सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है, तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा चाहिए। अच्छा, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है इन द स्कैंडियम टू जिंक? लेफ्ट राइट, एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? रेज योर हैंड। एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। यस, मयंक बताइए। सर इंक्रीज हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि साइज डिक्रीज। बिल्कुल बिल्कुल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, क्योंकि क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ ऊपर देखो स्कैंडियम की 631 है, और यहाँ आते 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 906 होगी। तकरीबन तकरीबन अगर गैप देखोगे तो 250 से ज्यादा का जो गैप है वो इसमें हो गया।
ठीक है ना। तो इसी तरीके से लेफ्ट राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भाई इंक्रीज होती है, नो डाउट। अगले जो अंडरलाइन करनी है वो ये है, द लोएस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, the lowest common oxidation state of these metal is +2 to form M2 positive from the gaseous state। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। एक वर्ड आता है वो उसमें भी आएगा, पहले से इसके बारे में जान लो। इसको बोलते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होती है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? अगर मैं आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाऊं और आपसे पूछूं कि बताओ सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से यहाँ अगर आप आओगे तो सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कौन सी दिखाई दे रही है? रेज योर हैंड, 2 या 3? 2 सबसे ज्यादा है या 3 सबसे ज्यादा है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट? जतिन बताइए। सर 2। 2 सबसे ज्यादा है तो इसको हम बोल देते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपका एफ ब्लॉक में भी आएगा। कई बच्चे 3 भी सोच रहे होंगे, लेकिन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 3 है। यहाँ देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 में आपके सबसे ज्यादा जो है वो 2 है। इसीलिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या बोली जाती है? 2 बोली जाती है। ठीक है, इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी क्या है? वो 2 है, स्कैंडियम से जिंक तक। अच्छा, ये बात सभी को पता है यार कि D5 और D10 जो है ये ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों होती है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक्सचेंज एनर्जी वगैरह जो भी वर्ड होंगे, आसान बातें हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी। अगली जो अंडरलाइन करनी है, ग्रेटर डिफिकल्टी ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम D5 से D10। बिल्कुल सही बात है। अगर आप D5 या D10 में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो तो आपको ये ज्यादा मुश्किल होने वाली है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निकालना D5 और D10 से ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसे बोलते हैं ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी यूज होगी। अगला जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं भाई, फिर हम अपनी लिस्ट पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट हमारी चली हुई है। कई बच्चों को तो कई आंसर पहले से याद हो गए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है भाई? +2 है। कुछ कुछ आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +2 है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? मैग्नीज की है। एक क्वेश्चन है बड़ा पॉपुलर, मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन क्या है। वो क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि मिडल ऑफ द टेबल, इस टेबल में स्कैंडियम से जिंक में टेबल में मिडल पोर्शन में, इसको बोल दो भाई ये मिडल पोर्शन है। आप देखोगे मिडल पोर्शन में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ज्यादा होती है। तो क्वेश्चन आया था क्यों, ऐसा क्यों? तो आंसर हम क्या लिखेंगे इसका? क्योंकि मिडल ऑफ द टेबल में आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन भी बहुत ज्यादा होते हैं। देयर इज हायर अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 6, मैग्नीशियम में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5, आयरन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4, ठीक है ना। तो ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है। अच्छा, और क्या था इसमें क्वेश्चन, सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट किस ट्रांजिशन मेटल की होती है? तो आंसर क्या आया था? स्कैंडियम। तो ये आंसर आ गया था आपका, स्कैंडियम की सबसे कम होती है, और ये ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है ना। तो ऐसे से जो कई क्वेश्चन हैं वो हमारे इसी से बनते हैं। अब देखना क्या होने वाला है। अगला हम जो पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसमें अंडरलाइन करना है आपको। ये देखो, एलिमेंट, द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडल ऑफ द सीरीज। आगे नहीं वही बात। ये ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, आपकी लिस्ट में आ जाएगा। ये 50 की लिस्ट है हमारी, ठीक है। तो मैग्नीज है जिसकी सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कहां से कहां तक? 2 से 7 तक, ठीक है। हम ये पढ़ चुके हैं, हम ये अपने उसमें लिख भी चुके हैं लिस्ट में। द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज एट एक्सट्रीमली एंड ऑफ द सीरीज। एंड ऑफ द सीरीज का से इनका इशारा है, या तो वो यहाँ होगी आपकी एंड में, स्कैंडियम के इस एंड में या इस एंड में, ठीक है ना। तो ये सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसमें स्कैंडियम टाइटेनियम का भी नाम सामने आता है, और जिंक तो है ही आपका, ठीक है ना, जिंक, लेकिन वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक बोल सकते हैं उसको। अच्छा, और आगे चलते हैं। ये पोर्शन देखो इसका, वेरिएबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, अराइज आउट ऑफ इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। यानी वो कह रहा है वेरिएबिलिटी क्यों होती है इनमें? क्योंकि इनकम्प्लीट फिलिंग डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है ना, जैसे D5, D6,
मैं तो कहूंगा D4। ये जितने भी डी में इनकम्प्लीट हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का एक बड़ा कारण है। ठीक है, कई चीजों में तो ये भी देखने को मिला है कि वेरिएबिलिटी यूनिटी डिफर बाय यूनिटी, यानी इनमें डिफरेंस कितना होता है सिर्फ यूनिटी का। जैसे वेनेडियम 2 भी शो करता है, वेनेडियम 3 भी शो करता है, वेनेडियम 4 भी शो करता है, वेनेडियम 5 भी शो करता है। तो ये देखो वेनेडियम 2 3 4 5, एज यू कैन सी देयर इज डिफरेंस ऑफ यूनिटी, एक एक का डिफरेंस है। ये भी सिंपल है। अच्छा, लास्ट में ये एक ऐसी बात की गई है यहाँ पे जो आपको बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाओगे इसको, क्योंकि आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लिया। इनका कहने का ये मतलब है, आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को उठा के देखो, आप जब उसकी नेमिंग करते थे, याद होगा आपको, जैसे पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, राइट, क्लोरिडो, क्लोरिडो, फिर हम बोल देते हैं यहाँ पर क्या, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ब्रैकेट में बाहर बोल देते थे क्लोराइड। मैंने एक जर्नल वैसे लिख दी इसको, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इस ब्रैकेट में जब आप लिखते थे ऑक्सीडेशन स्टेट को, तो आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है? जितनी भी आपने नेमिंग करी है, तो उसमें ब्रैकेट में मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है? रेज योर हैंड। बहुत सी नेमिंग की होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कितनी लिखी है? रिया बताइए। 0 to 4। 0 to 4, वेरी गुड। मैक्सिमम हमने, वैसे तो मैं मिनिमम भी पूछता, आपने मिनिमम भी बता दी, वेरी गुड। मैक्सिमम हमने 4 ही लिखी है, ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब इनका ये है, आप देखो कम से कम कौन सी होगी 0 और ज्यादा से ज्यादा कौन सी होगी 4। तो इनका कहने का ये मतलब है कि जितनी भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को रीड करोगे ना, तो उनके अंदर ना लो ऑक्सीडेशन स्टेट यूज होती है। कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि यार कभी 5 यूज नहीं होती, कभी 6 यूज नहीं होती, कभी 7 यूज नहीं होती, ठीक है ना। तो कम जो वाली जो होती है लो ऑक्सीडेशन स्टेट वो यूज होती है इसमें। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि लीजेंड जो होते हैं ना, वो भी इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, वो डोनेट करते हैं इस सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन। तो ये सेंट्रल मेटल अपनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बना ही नहीं पाता, तो कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है ना। और ये सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं, यू नो वेरी वेल। हमने पाई और सिग्मा दोनों बॉन्ड देखी थी, किसमें? साइनर्जिक बॉन्डिंग में, ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी आया था, पाई कॉम्प्लेक्स बोलते थे। तो फॉर एग्जांपल निकल कार्बोनाइल FeCO5 में अगर आप देखें तो निकल की और आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 भी होती है, कहने का मतलब 0 तक भी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रीजन जो मिला वो यही मिला कि ये पाई एक्सेप्टर होते हैं और लीजेंड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी अंडरलाइन करना है। देखो मैं वही अंडरलाइन करवाऊंगा जो काम की चीज होगी, बाकी तो आप कितना भी पढ़ते रहो, आपके ऊपर, आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड है। तो ये क्वेश्चन था, नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन रेट, ये हम कर चुके हैं, जिंक है। और ये इसका सबसे खास पोर्शन है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो ये भी हम आज ही इस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फिर हम फिर अंडरलाइन करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। तो भाई हम मेहनत करते 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 15 तक आ गए थे, जहां हमने इंटरस्टिशियल कंपाउंड को पढ़ा था। अब हम इससे आगे चलते हैं। तो स्वागत है आपका नंबर 16 में, एक और नया केस। सारे केस अब आसान लगने वाले हैं, तो एक और नया केस हम डिस्कस करते हैं, नंबर 16। नोट्स आप लगातार अपने बनाते रहो, और वैसे तो मैं करवाऊंगा MTG के लास्ट के जो क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आप अपना थोड़ा सा दिमाग वहां भी रखना, नहीं तो मैं करवाऊंगा ही भाई उनको। तो P ब्लॉक से ज्यादा आसान लगने वाला है आपको ये D ब्लॉक। P ब्लॉक कोऑर्डिनेशन, और ये है आपका D एंड F, और इसके हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो नंबर 16 है हमारी लिस्ट में, वो है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट। भाई इस पे मैं लगा देता हूँ, आज की शुरुआत ही कमाल की हो रही है, m⁻³ इम्पोर्टेंट। आप ना 2011 से 2020, अब तो नई MTG भी आ गई, किसी को लेना हो तो ले लो, नरेला में अवेलेबल है, ठीक है ना। 2020-21 की नई आ चुकी है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन है ना, आपको
5 टाइम्स, कम से कम बता रहा हूँ, आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, 5 बार ये क्वेश्चन आया है। क्या? डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट फ्रॉम क्रोमाइट और। ये है आपका क्रोमाइट और। ठीक है, अब ना ध्यान से सुन लेना, आपने MnO2 पायरोलुसाइट और पढ़ लिया होगा, मैग्नेटेट पढ़ लिया होगा और पर मैग्नेट भी पढ़ लिया होगा। अब आप इनको देखो, 3 नाम लिख रहा हूँ और आज का पूरा जो दिन है उसका बेस्ट यूटिलाइज करना हो केमिस्ट्री के बिहाफ से, तो इनको याद कर लेना। Cr2O7 2 नेगेटिव को क्या कहते हैं? रेज योर हैंड। Cr2O7 2 नेगेटिव, रोहित बताइए। रिद्धि बताइए। डाइक्रोमेट। ये है डाइक्रोमेट, ठीक है ना, इसे बोलते हैं डाइक्रोमेट, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है वगैरह वगैरह। तो ये है आपका डाइक्रोमेट। ठीक है, अब सुनना जरा ध्यान से, अगर मैं दोनों का हाफ कर दूं तो, जैसे 2 Cr है, इसका Cr कर देता हूँ। O कितने हैं? 7 हैं, तो इसका हाफ में 3.5 तो करूंगा नहीं। ठीक है, तो इसका हाफ में क्या करूंगा? O 3.5 की जगह में 4 कर देता हूँ। और ऊपर जो साइन है ये आपका ऐसा का ऐसा रहेगा, इसे हम कहेंगे 2 नेगेटिव। ठीक है, तो अब जो इसका नाम होगा यहाँ पे वो क्या होगा? CrO4 2 नेगेटिव। अगर इसका हाफ कर देता हूँ मैं, डाई हट जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा आपका? क्रोमेट। ये आ जाएगा आपका क्रोमेट। अगर Cr2O7 2 नेगेटिव है तो डाइक्रोमेट, और अगर ये नहीं है तो इसको हम बोलेंगे क्या? क्रोमेट। इसका हाफ हो जाएगा तो ये क्रोमेट है। मैं ना याद करने का जो तरीका है वो बता रहा हूँ। अब सुनना जरा, जिन्होंने पहले से याद कर लिया कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन जो आप इसका कुछ लिंक बनाना चाह रहे हो तो ये इससे बढ़िया लिंक नहीं मिलेगा। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं दोनों के दोनों। तो मैंने बता दिया, इसका लगभग लगभग हाफ कर दोगे, चार्ज उतना ही रहना है, नंबरिंग को हाफ करना है, तो डाई हट जाएगा, क्या आ जाएगा? क्रोमेट। और अगर मैं कहूँ Cr2O4 2 नेगेटिव, ये अलग से याद कर लेना, दिस इज कॉल्ड क्रोमाइट। यही है आपका क्रोमाइट। तो ये 3 नाम है, क्या? डाइक्रोमेट, क्रोमेट और क्रोमाइट। ये याद हो गया ना आज की क्लास, आज के पूरे डे में आपको। तो आज का डे केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट से आपका सबसे बढ़िया गया है। जैसे MnO2 पर मैग्नेट, ठीक है ना, ये सारे याद कर रखे हैं। अब देखो इससे हम खेलते हैं, हमें क्या बनाना है? डाइक्रोमेट बनाना है। किससे बनाना है? क्रोमाइट। क्रोमाइट का मतलब Cr2O4 2 नेगेटिव। अब जो ये रिएक्शन में लिखूंगा आपके लिए आम लगेगी आपको ये, जैसे इसकी शुरुआत होती है ऐसे, Fe पे 2 चार्ज है यहाँ पर, तो FeCr2O4। रेज योर हैंड, क्या कोई इसका नाम बता सकता है? FeCr2O4, रेज योर हैंड। यार अभी तो इतने सारे हैंड रेज थे, अब एक भी नहीं है। वेरी गुड मयंक। यशिका बताइए क्या नाम है इसका? क्रोमाइट और। क्रोमाइट और तो हम इसको नॉर्मली बोलते हैं, ये तो इसका कॉमन नेम है। मैं कह रहा हूँ इसको अगर रीड करोगे तो आप क्या बोलोगे इसको? अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। नॉर्मली आप इसको क्या बोलोगे? यस, रेज योर हैंड। रोहित बताइए। फेरस क्रोमाइट। वेरी गुड, इसको हम बोलेंगे फेरस क्रोमाइट। आपने देखा 2 नेगेटिव चार्ज हट गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ Fe2 पॉजिटिव होता है, इसे बोलेंगे फेरस क्रोमाइट। और नॉर्मली इसका कॉमन नेम हम क्या बोल सकते हैं? क्रोमाइट और, इसे हम बोल सकते हैं क्रोमाइट और। अब हम क्रोमाइट और में क्या डालने वाले हैं? Na2CO3, इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। प्लस में यहाँ पर ऑक्सीजन है और ये आपकी रिएक्शन प्रोसीड हुई, इससे क्या बन गया? Na2CrO4। रेज योर हैंड, क्या कोई अब इस नाम को रीड कर सकता है? रेज योर हैंड। वेरी गुड, Na2CrO4। क्या कोई इस नाम को रीड कर सकता है? रिद्धि गुप्ता बताइए। सोडियम क्रोमेट। इसको बोलेंगे हम सोडियम क्रोमेट। वेरी गुड, ये है आपका सोडियम क्रोमेट। ये हो गया सोडियम क्रोमेट। ठीक है,
आपको पता है कैसे? CrO, 2 सोडियम हटा दो, CrO for 2 नेगेटिव, कहाँ है ये रहा, CrO for 2 नेगेटिव, और ये है Fe2O3, ये आ गया आपका, और ये है आपका CO2, ठीक है, ये आ गया। आपने बहुत मजे ले लिए ऑर्गेनिक में, बैलेंस तो आपने कभी देखा ही नहीं कि कुछ बैलेंस हो रहा है नहीं हो रहा है। इनऑर्गेनिक ये कहती है इसका बैलेंसिंग जरूर ध्यान में रखना भाई, नहीं तो आप सारा खेल बिगाड़ लोगे। तो यहाँ जो बैलेंसिंग है वो है आपकी क्या, Fe जो है 4 है, तो ये होना चाहिए आपका 48, 78, 28, बिल्कुल याद आ गया मेरे को। ये बच्चों ने इस तरीके से ये रट लिया था, ये एक फोन नंबर 48, 78, 28। तो भाई ये फोन नंबर भूलना मत कभी, 487828, ठीक है। इस तरीके से ये भूलना मत, क्यों? क्योंकि ये अर्जेंट है। अगर कोई कहता हो सर हम तो बैलेंस अपने आप कर लेंगे हिट एंड ट्रायल से, कर लो भाई, अगर आपके पास वो एक अच्छा तरीका है तो करना चाहो तो कर लो। और मेरे हिसाब से CR यहाँ पर 1 है और यहाँ CR है नहीं, तो CR क्या आप बैलेंस कर सकते हो? आज तक तो किसी ने ईयर में किसी ने कोई ट्रिक बनाई नहीं भाई। क्या मैं अगर मैं यहाँ का सिर्फ 4 याद करूं तो ये सारा बैलेंस हो जाएगा? ट्राई करते हैं। ये 4 है, 4Fe को देख के मैंने यहाँ ये हमेशा 2 तो लगाऊंगा, 1 हो गया। CR 8 है, इसे देख के मैं यहाँ CR के आगे 8 लगाऊंगा, ये भी हो गया। ओके, ऑक्सीजन यहाँ भी है तो नहीं कर सकता मैं, कोई नहीं। अब 2 सोडियम को देख के क्या मैं यहाँ 8 × 16, तो यहाँ मैं 8 लगाऊंगा। ओके, वेरी गुड। और अब ऑक्सीजन ही रह गया यहाँ, और तो कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन ही रह गया, तो यहाँ ये भी रह गया 8 CO2। कार्बन को देख के, हाँ अभी कार्बन भी है भाई, कार्बन 8 है तो इसको देख के मैं 8 लगाऊंगा। ओके, ये तो नई चीज डिस्कवर होगी इस साल। अब तो कोई फोन नंबर याद नहीं करना आपको। अब आपने जब ये इतना बैलेंस कर दिया है तो आपको अब ऑक्सीजन देखना है, बस जस्ट ऑक्सीजन। राइट में ऑक्सीजन काउंट कर लो कितने होंगे, 8 4 जा 32, 3 2 जा 6, 8 2 जा 16। टोटल ऑक्सीजन हम काउंट कर लेंगे, यहाँ कितने यूज हुए हैं, 4 4 जा 16 ऑक्सीजन यहाँ यूज हो चुके हैं, ठीक है। तो 16 से 16 है, ये 16 काट देता हूँ मैं। कितने यूज करने हैं अब ऑक्सीजन आपको, 38 ऑक्सीजन, 38 ऑक्सीजन यूज करने हैं। यहाँ ये भी यूज हो गए, 8 3 जा 24 भी यूज हो गए। तो यहाँ से इसे क्रॉस कट कर दो, 24 को यहाँ 4 और 1 14 आ गया, तो यहाँ 7 लगाऊंगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको मैं कर क्या रहा हूँ ये। यानी इस साल हम कोई फोन नंबर याद नहीं करेंगे, बेशक से कितना भी इम्पोर्टेंट हो। आप क्या याद करोगे इस साल सिर्फ ये याद करोगे क्रोमाइट के आगे 4 था, उससे सब बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना। तो जितना हो सके ट्रिक बनाओ। तो पहली रिएक्शन होगी आपकी, चलो आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, हम अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अभी हमने सोडियम क्रोमेट बनाया है। किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लेना भाई, ये सिंपल मैथमेटिक्स था। 95% तो देखते के साथ समझ गए होंगे, हमने 11th में भी किया है ये काम। ओके, आगे चलते हैं अब दूसरी रिएक्शन पे। यहाँ हमने क्या बना लिया है, सोडियम क्रोमेट, ठीक है, ये सोडियम क्रोमेट। अब यहाँ पर हम इसको H2SO4 किंग ऑफ एसिड ये डाल देंगे, जो हमारा सोडियम क्रोमेट से क्या बना देगा, सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7 ये बन गया, प्लस में Na2SO4 निकल गया और H2O निकल गया, राइट, ये H2O निकल गया। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है Cr2 है तो यहाँ 2 तो होगा ही होगा, ठीक है, बाकी तो सारा बैलेंस है, कुछ नहीं करना। जो मुश्किल होती है ना पहली रिएक्शन में होती है, दूसरी तीसरी तो बहुत आसान है। चलो ये हमारा था क्या, इसका नाम मैं लिखूंगा सोडियम क्रोमेट, और इसका नाम मैं लिखूंगा सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। अब जो लास्ट है, क्या हमें यही बनाना था क्या, डाइक्रोमेट? नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो यानी सोडियम एक्सचेंज कर दो। तो अभी सोडियम एक्सचेंज कर देते हैं, Na2
Cr2O7 प्लस में 2 KCl डाल दो, पोटेशियम हो गया एक्सचेंज। 2 पोटेशियम और 2 सोडियम इस तरह एक्सचेंज हो गया, यहाँ आ गया K2Cr2O7 जो चाहिए था, और 2 पोटेशियम Cl लेके चला गया। तो दिस वाज योर पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बन गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हमें चाहिए था, पोटेशियम डाइक्रोमेट जो हमें चाहिए था। और ये था हमारा कौन सा, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है भाई, तो ये बन गया आपकी ये वो 3 पॉपुलर रिएक्शन, सबसे आसान, सबसे नकली अगर कोई थी तो वो लास्ट की थी। ये तो कुछ था ही नहीं, मतलब सोडियम और पोटेशियम एक्सचेंज। सबसे इम्पोर्टेंट जो थी वो थी आपकी पहली, बीच वाली तो मॉडरेट है, ना ज्यादा मुश्किल ना ज्यादा आसान। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट थी वो पहली थी। उसका मैंने बैलेंसिंग करने का सिस्टम मैंने बता दिया, 4 याद रखना, कभी गलती होगी। ठीक है, तो ये था हमारा ये रिएक्शन आपको आसान लगी होगी, लेकिन घर पे ना एक बार जरूर प्रैक्टिस करना। एक खाली पेज और एक खाली पेन क्या क्या नहीं कर सकता। कई जो राइटर होते हैं, कई जो ऑथर होते हैं बड़े बड़े, वो पता है क्या बोलते हैं, जब आप सोते हो ना तो आपके ना, थोड़ा सा अजीबोगरीब लगेगा लेकिन सच बात है, जब आप सोते हो तो आप अपने ना पिलो के नीचे एक डायरी और एक पेन हमेशा रखा करो, क्योंकि ना कब $1 मिलियन आइडिया आपके दिमाग में आ जाए, $1 मिलियन आइडिया, वो पता नहीं रहता। वो राइटर यही बोलते हैं, उसे उसी टाइम लिख लो। और एक जर्नल बनाने के लिए तो सभी बोलते हैं, उसमें ना अपने जो भी खाली दिमाग के जो थॉट्स हैं वो उसमें लिखने के लिए वो बोलते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग उठो और 5 मिनट अपने थॉट्स लिख दो, जो भी है, एक ब्लैंक उसमें कागज और पेन। ठीक है, कुछ नहीं आपके पास चीटिंग करने के लिए, खाली थॉट्स लिखने हैं। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। नंबर 17 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा है डिफाइन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। ये भी चैप्टर की एक बहुत खास रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। डिफाइन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। ठीक है, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जो साइमल्टेनियसली क्या हो, ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो। एक ही सब्सटेंस साइमल्टेनियसली अगर ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है तो इसे बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल MnO4 2 नेगेटिव। रेज योर हैंड, क्या कोई इसका नाम बता सकता है? MnO4 2 नेगेटिव, वैशाली बताइए। मैग्नेट आयन। ये मैग्नेट आयन है, ठीक है ना, ये मैग्नेट आयन है। और इसमें MnO4 नेगेटिव प्लस में MnO2 प्लस में 2H2O। ये रिएक्शन भी बहुत जल्दी आने वाली है, कुछ रिएक्शन इतनी खास है हमें लिखनी पड़ रही है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप बात करोगे तो ये है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, यहाँ पर बात करोगे तो 7 है, यहाँ पर बात करोगे तो 4 है। ठीक है, तो यहाँ अगर देखोगे तो यही चीज क्या होती है, क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, सॉरी इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। और यहाँ अगर आप बात करोगे तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, तो इंक्रीज और डिक्रीज जो हो रहा है एक साथ, तो इसे बोलते हैं साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज भी और रिड्यूस भी। ठीक है, अगर इंक्रीज है तो ऑक्सीडाइज है, ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं हम इसको, ऑक्सीडेशन। और ऊपर डिक्रीज है तो हम रिडक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बैलेंस कर सकते हो इसको 3 4 3 4 2 1 2 2 1 2। ठीक है, और ये ना बैलेंसिंग के बाद कई बच्चे सोचते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके चेक करना है, मल्टीप्लाई करके चेक नहीं करते कभी भी। ठीक है ना, नॉर्मली इसको 6 और 7 से ही चेक करते हैं, वो तो बैलेंसिंग के टाइम में हमने सीखा होगा। ठीक है, लेकिन हम कभी भी ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेशन चेक करते हैं तो नॉर्मल 6 7 से, ठीक है ना, इससे चेक करते हैं।
ये भी हो गया खत्म। जो डेफिनेशन है बड़ी आसान है, आपको नोट्स में दिख जाएगी। इन ए रिएक्शन व्हेन ए पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट simultaneously oxidize and reduce is called disproportionation reaction. Let's move on another example, another question जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 18। वैसे आप में से कोई है, रेज योर हैंड, जो सही में डायरी एक बनाता है, जिसे पर्सनल डायरी कहते हैं। हमारे इंडिया में की तो सोच, मानसिकता इतनी कमजोर है घरों घरों में कि कोई पर्सनल डायरी बनाता है तो इसका मतलब वो टाइम पास कर रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन जो ऑथर है वो बोलते हैं ये बहुत अच्छी चीज है। तो है कोई जो पर्सनल डायरी बनाता है, उसमें अपने थॉट्स लिखता है जो भी खाली दिमाग में आए? या फिर तुम ये कह रहे हो कि यार हम साइंस स्टूडेंट है, इन बकवास चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है? है कोई डायरी, थॉट्स? कोई भी नहीं है, ठीक है। कोई है जो नोवेल वगैरह रीड करता है, नोवेल्स रीड करता है, उसकी एक हैबिट है, ठीक है, मैं रोज 10 मिनट या 5 मिनट नोवेल पढ़ूंगा या पढ़ूंगी? कोई है? या अभी भी यही कह रहे हो कि सर हमें ना फिजिक्स, मैथ और बायो और केमिस्ट्री से टाइम नहीं मिलता इन सभी कामों के लिए? मैं बता दूं, अगर आपको ना अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो इसका एक सॉल्यूशन है, और वो ये कि रोज एटलीस्ट 10 मिनट आप क्या कर लो, रीडिंग हैबिट डाल लो। रीडिंग हैबिट, ठीक है ना? दुनिया देखती रह जाएगी आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे। किसी भी बिलियनियर की कोई भी नॉवल या कोई भी बायोग्राफी पढ़ लो, किसी की भी, उसकी एक हैबिट, उन सभी में एक हैबिट कॉमन होगी, दिस इज कॉल्ड रीडिंग। बिल गेट आज भी रीड करता है, उसका एक रूम है, उसमें सिर्फ बुक्स ही बुक्स हैं जो वो रीड करता है आज भी। यार इतना सब कुछ है उसके पास, फिर भी रीड कर रहा है। देख लो क्यों रीड कर रहा है। नंबर 18 है हमारे पास, व्हाई इट इज that there is a highest oxidation state of metal exhibited in its oxide or fluoride only। यानी ये कह रहा है कि why highest oxidation state जो है of a metal exhibited किसमें? in its oxide और फ्लोराइड ओनली। ठीक है, ये कह रहा है कि आपने देखा होगा कुछ कंपाउंड को, जैसे Cr2O7 नेगेटिव, आपने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ना तो आपका आंसर आएगा +6। यानी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी मेटल की अगर आप देखोगे ना तो उसके साथ आपको दो चीजें जरूर दिखाई देंगी, दो में से कोई भी एक, या तो ऑक्साइड या फ्लोराइड। कितनी सरप्राइजिंग की बात है, क्रोम के साथ ऑक्साइड है। ठीक है, और भी ढूंढो कौन है ऐसा। MnO4 सिंगल नेगेटिव, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखो कितनी है, निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा +7। और इसके साथ कौन मिला? ऑक्सीजन, ऑक्साइड। कई केसेस में फ्लोराइड भी होते हैं, ठीक है ना, बहुत से ऐसे केसेस में फ्लोराइड भी होते हैं। तो कुल मिला के ये दोनों ही मिलते हैं साथ में। रेज योर हैंड, ऐसा क्यों है कि ये दोनों ही मिलते हैं? और कोई दुनिया भर के एलिमेंट है वो मिल जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही क्यों होते हैं? रेज योर हैंड। जतिन बताइए। Sir, due to its small size. रिद्धि बताइए। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रुपेश बताइए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यार रुपेश ये क्या हो गया आपको, आपसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थी। अर्जुन बताइए। अर्जुन। ओके, रोहित आप बताना। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ऑक्सीजन और फ्लोरीन की। बिल्कुल सही भाई, रिद्धि और अर्जुन नहीं, रोहित। करेक्ट आंसर आपका
जो सबसे मेन था, एक तो एक बच्चे ने ये भी बताया स्मॉल साइज, बिल्कुल सही है। देखो इतने सारे अगर इसके चारों तरफ एडजस्ट होंगे, 7 एडजस्ट हो रहे हैं, अंदाजा लगाओ इसके चारों तरफ, तो रीजन क्या है? क्योंकि ये 7 एडजस्ट हो रहे, छोटे छोटे साइज इसलिए तो एडजस्ट हो रहे हैं ना, अकोमोडेट हो रहे हैं। और दूसरा रीजन जो बताया वो था एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बात तो आपको ही पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में ये 3 दोस्त हैं, जिसमें से फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। ये 3 फास्ट फ्रेंड है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए माहिर है। फ्लोरीन सबका बॉस है इन तीनों में से, ठीक है ना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सबसे ज्यादा, तो करेक्ट आंसर था स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, highest oxidation state of metal exhibited only in its oxide and fluoride। ठीक है, आगे चलते हैं हम नंबर 19 पे। नंबर 19 जो है वो ये है, which is stronger reducing agent, which is stronger reducing एजेंट। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है? और क्वेश्चन है क्रोमियम 2 पॉजिटिव और आयरन 2 पॉजिटिव, ठीक है ना। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है? इस पे मैं टैग लगा देता हूँ भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है, खास क्वेश्चन है। तो इन दोनों में से रिड्यूसिंग एजेंट, जिन बच्चों को नहीं पता मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक रूल है और रूल के नियम क्या है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है ना, या आईएनजी लग गया ना रिड्यूसिंग, वही उन्हीं पर क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। और वही ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कुल मिला के ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा जल्दी लॉस इलेक्ट्रॉन कर देगा अपने, क्रोमियम 2 पॉजिटिव या Fe2 पॉजिटिव। तो देखना रिड्यूसिंग एजेंट वही होते हैं जिन पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है और वही क्या करते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कई सारे ऐसे केस हैं जिसमें आप इसको समझ सकते हो, हालांकि यार मैं 11th में कितनी बार इसको बता चुका हूँ रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, ठीक है। तो C+ में, कार्बन प्लस में, या फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये वाला एग्जाम्पल बेस्ट रहेगा। Fe2 पॉजिटिव प्लस में Cr2O7 2 नेगेटिव विल गिव यू Fe3 पॉजिटिव प्लस में Cr3 पॉजिटिव। यहाँ पर Fe पे 2 पॉजिटिव है तो ये Fe पे यहाँ 3 पॉजिटिव है, ये ऑक्सीडेशन नंबर इसका 2 है, ये 3 है, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, 2 और 3 है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? यहाँ अगर निकालोगे तो ये +6 है, यहाँ निकालोगे तो +3 है, तो यहाँ अगर आप चेक करोगे तो यहाँ ये डिक्रीज है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, Fe2 पॉजिटिव पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवा कौन रहा है? वो ये करवा रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अगर इस पर रिडक्शन हो रहा है, ये इस पर रिडक्शन हो रहा है, तो करवा कौन रहा है? Fe, तो ये हो गया आपका क्या? ये Fe जो है ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। Fe क्या हो गया आपका? रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन इस पे हो रहा है तो ये इस पे, इसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब रिड्यूसिंग एजेंट पे खुद पे क्या हो रहा था? चेक करियो, इसके खुद पे क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। वही तो बात तो मैं बोल रहा हूँ, जिनको समझ में आ गया है, वैसे तो ये 11th का ही है, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रट्टा मार लो इसका। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है उस पे खुद पे क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन, और वो क्या करता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सभी को पता है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम करेंगे क्या? इनमें से स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? तो देखना एक बार ध्यान से, Cr2 पॉजिटिव, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो क्या आएगी? 3D, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 2 तो 4 आ गई। अच्छा, ये Fe2 पॉजिटिव है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगी भाई? 3D, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 6 आ जाएगी, पता है ना, 6 आ जाएगी। अच्छा, अब लॉस कौन करेगा भाई? ये लॉस करेगा तो ये बनाएगा D6 से D5 लॉस करके,
ठीक है ना। अच्छा, ये लॉस करके क्या बनेगा, D4 से D3। बताओ कौन जल्दी से लॉस कर देगा, रेज योर हैंड। कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा? वैशाली जल्दी बताइए। Fe2 पॉजिटिव। कुछ बताइए। Fe2 पॉजिटिव। जतिन बताइए। Fe2 पॉजिटिव। मयंक बताइए। रुपेश बताइए। Fe2 पॉजिटिव। स्वागत है आपका 12th क्लास में। करेक्ट आंसर है क्रोमियम 2 पॉजिटिव। ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। कईयों को ये भी लगेगा कि यार ये तुक समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं बता दूं, हाँ ये बात सच है कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन जाएगा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। ये बात सच है। लेकिन यहाँ जो ये D3 बना है ना, ये पता क्या बन गया, ये तो चलो हाफ फील्ड बन गया, ये क्या बन गया, ये ऐसी कौन सी तोप बन गई जिसने इसको जिता दिया। तो मैं बता दूं, ये बन गया आपका, याद करो, T2G3। याद है T2G3 क्या होता है? T2G3 होता है ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन और ये ऊपर 1 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो T2G, अगर मैं तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन लगा दूं तो ये भी तो यार हाफ फील्ड हो गया। तो T2G3 भी हाफ फील्ड होता है, यानी D3 भी बहुत स्टेबल है, कभी तुम D3 को कुछ लगा ही ना रहो। और तो और जब इनकी वैल्यूज को चेक किया गया, इनकी वैल्यू को चेक किया गया तो ये रिजल्ट सामने आए। देखना अभी इसकी वैल्यू देखी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू हमारे सामने आई ई नॉट की कितनी, ई नॉट वैल्यू ऑफ दिस इज, वेट ए मिनट, क्रोमियम 3 पॉजिटिव स्लैश क्रोमियम 2 पॉजिटिव। मैंने बताया था ना रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। और इसकी वैल्यू थी कितनी, -0.41 वोल्ट। और यहाँ इसकी ई नॉट वैल्यू जो थी क्या, Fe3 पॉजिटिव स्लैश Fe2 पॉजिटिव इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू थी +0.77 वोल्ट। अब याद करो, एक रूल मैंने आपको बताया था, रिड्यूसिंग कौन होते हैं जिसकी ई नॉट वैल्यू क्या होती है, मोर नेगेटिव। जिसकी ई नॉट वैल्यू मोर नेगेटिव होती है वही रिड्यूसिंग होते हैं। देखो इनकी दोनों में से ई नॉट वैल्यू किसकी ज्यादा नेगेटिव है, आ गया ना ये। तो T2G3 को छोटा मोटा मत समझना, ठीक है ना। D5 भी फेल कर दिया इसने। दिस इज मोर स्टेबल, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से लॉस करेगा। और देख लो ई नॉट वैल्यू कितनी ज्यादा नेगेटिव है, ये तो पूरी पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। अब जल्दी से एक बार मैं रिव्यू करता हूँ आपके जो नोट्स है उसमें, और फिर कल से नहीं, सोमवार से हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है, हमारा जो ये क्वेश्चन है वो ये है, यहाँ से शुरू हुआ था। ओके, डिफाइन डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो भाई पहली रिएक्शन क्रोमाइट और से शुरू होती है, इसके बारे में मैंने बता दिया। कोई फोन नंबर याद नहीं करना, इस बच्चे ने तो फोन नंबर भी गलत लिखा है, 4 इसमें लिखा ही नहीं, ठीक है। तो 4 जरूर लिख लेना भाई अपना। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका ये 4872 जो भी है। अच्छा, आगे हाईलाइट आपको ये दूसरी रिएक्शन तीसरी रिएक्शन करनी है होगी। 17 में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, विद एग्जांपल, ये भी हो गया था, ये इसका ये एग्जांपल था, ये भी हो गया था। 18 में कहा गया है व्हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिट ओनली विद ऑक्साइड एंड फ्लोराइड, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। आगे हम इस क्वेश्चन के बारे में कर रहे थे भाई डिस्कशन, इसमें फिर मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। एग्जाम में अक्सर आता है, अभी तो ऐसे ऐसे कई 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं, वो और कर लोगे तो फिर तो परफेक्ट। तो कहा है कि कौन सा ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है इसका इन दोनों में से कौन सा है, D3 वाला जीत गया और ये हार गया। क्यों, ये T2G3 वाला कॉम्बिनेशन है और Fe की वैल्यू जो है, आप सोचोगे यार कितनी वैल्यू याद करें, बस इस क्वेश्चन के लिए इसी ये वैल्यू याद कर लेना और आगे एक भी वैल्यू नहीं आएगी याद करने की।
These reaction involved when chromium 2 positive, Fe2 positive act as a reducing agent. This means that chromium 2 positive can easily oxidize to chromium 3 positive, but Fe2 positive does not get easily oxidized to Fe3 positive due to the high E0 value. Hence, Cr2 positive is better reducing agent. ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ. सोमवार को हम स्टार्ट करेंगे हम.